हेलो दोस्त। कुमार गौरव सर की जो अर्जुन सीरीज है उसका आज एपिसोड नंबर 5 है। इसका टोटल हैंड रिटन नोट्स और पीडीएफ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो ये अर्जुन सीरीज का 5वां एपिसोड है। अगर आपने 4 एपिसोड नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट इसका एक बना दिए हैं, वहाँ से जाके आप प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। और एसएससी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए जीके के नज़रिए से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला यह सीरीज, क्योंकि पूरा आपको जीके कवर अप किया गया है। टोटल एपिसोड 5 आज हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा अर्जुन सीरीज का 5वां एपिसोड और ये इस एपिसोड का आज पहला प्रश्न इस तरह से है, आप देख लीजिए कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से होगा। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देख लेते हैं। रणजीत सिंह जो है सुकरचकिया मिसाइल से संबंधित थे। टोटल 12 मिसाइल थे, जिसमें सबसे शक्तिशाली मिसाइल की बात किया जाए तो सुकरचकिया मिसाइल था। और 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी, रणजीत सिंह के से रिलेटेड ही है। और रही बात क्रिकेट में कौन कौन से, देखिए देवधर ट्रॉफी होता है, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, विजय हजारे, ईरानी ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित की बात किया जाए संतोष ट्रॉफी, रॉबर्ट्स कप, सुब्रतो कप, यूरो कप फुटबॉल से है। पोलो की बात किया जाए तो राधा मोहन कप जो पोलो से संबंधित है। और एक जो है चौगान खेलते समय एक की मृत्यु हो गई थी, किसकी मृत्यु हुई तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा। हॉकी से रिलेटेड है सुल्तान अजलान शाह कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप और मुरुगप्पा गोल्फ कप, ये सब किससे संबंधित है तो हॉकी से संबंधित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि गैस का दर में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है तो निक्षेपण कहलाता है, डिपोजिशन। इसका पूरा डायग्राम आप समझिएगा, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, यहाँ सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है, यहाँ गैस है और यहाँ लिक्विड। यानी कि जैसे ही सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, यानी सॉलिड कोई ठोस से पानी अगर बनेगा तो उसका वो एक तरह का गलना होगा, जिसे मेल्टिंग भी कहा जाता है। और लिक्विड से अगर गैस बनेगा तो उसे वाष्पन कहा जाता है, इवोपोरेशन कहा जाता है। अगर कोई गैस से फिर लिक्विड बनता है तो उसे संघनन कहा जाता है, यानी कि कंडेंसन कहा जाता है। अगर कोई लिक्विड से डायरेक्ट मतलब सॉलिड बन जाएगा तो उसे जमना कहा जाता है, यानी कि फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। और कोई चीज़ जो है ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी सब्लिमेशन। और कोई चीज़ गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाता है उसे डिपोजिशन कहा जाता है, निक्षेपण। प्रश्न में यही था कि गैस से डायरेक्ट मतलब सॉलिड बनने की क्रिया क्या कहलाती है तो निक्षेपण हो जाएगा। तो आई होप ये डायग्राम आपको बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसी देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। तो ये हो जाएगा कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों क्षेत्र से जो है सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त किया जाता है। किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकता है। उसके बाद देखिए जीडीपी से रिलेटेड प्रश्न है। जीडीपी में कहा गया जीडीपी क्या है तो एक वित्तीय वर्ष में घरेलू सीमा के अंदर अंतिम वस्तु या सेवा का मौद्रिक मूल्य जो है जीडीपी कहलाता है। इसके अंदर जैसे कृषि, इंडस्ट्री, सर्विस में जो जो चीज़ हुआ है ये सारे रिलेटेड है। सर्वाधिक रोजगार जो है एग्रीकल्चर में है, 50% लोग रोजगार एग्रीकल्चर में करते हैं। इसी के अंदर छिपी बेरोजगारी आता है, जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहा जाता है। जीडीपी में सर्वाधिक योगदान की बात किया जाए तो सर्विस सेक्टर का हो जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो जीडीपी भारत का जो जीडीपी है विश्व का 5वां नंबर का जीडीपी है। सबसे बड़ा इकोनॉमी की बात किया जाए तो यूके को पछाड़ कर, यानी कि इंग्लैंड को पछाड़ कर 5वीं अर्थव्यवस्था बना है भारत। अगर आप लोग देखिए इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, परीक्षा तंत्र के नाम से है, पीडीएफ के लिए वहाँ पे मिल जाएगा। या फिर इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पीडीएफ आराम से प्राप्त कर लीजिएगा। डायरेक्ट चल जाइएगा, ज़्यादा सर्च भी करने का नहीं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से ही जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, जीएनपी से जीडीपी निकालने की बात किया है तो जीएनपी इस तरह से लिखा हुआ जीडीपी। यहाँ पर देखिए जी इसमें भी कॉमन है, जी इसमें भी काट देते हैं, पी इसमें भी है तो पी इसमें भी है, काट देते हैं। यहाँ पर बचता एन। एन मतलब क्या होता है ग्रोस नेचुरल प्रोडक्ट। ग्रोस नेचुरल प्रोडक्ट जो है उससे अगर बात किया जाए कि जीएनपी से जीडीपी निकाला जाए तो ग्रोस नेचुरल प्रोडक्ट में विदेश से प्राप्त जो भी सुध आय है उसको जो है घटा देंगे तो जीडीपी निकल जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं एनडीपी और जीडीपी। एनडीपी से अगर हम जीडीपी निकालना चाहें तो किस तरह से निकालते हैं। एनडीपी का मतलब नेट शुद्ध घरेलू जो उत्पाद होता है उसका, उसमें अगर मूल्य या घिसावट को ऐड किया जाए, यानी कि ऐड किया जाए तो सकल प्रोडक्ट जो है सकल घरेलू जीडीपी निकल जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा है, तो हेनरी डेरिजियो 1905 में यंग बंगाल आंदोलन हुआ था। विलियम जोन्स की बात किया जाए तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। चार्ल्स वुड की बात किया जाए तो 1854 में वुड डिस्पैच ने लाया था, जो डलहौजी के शासनकाल में आया था। और आधुनिक एजुकेशन का यानी आधुनिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा की बात किया जाए तो वह वुड डिस्पैच को ही कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा जो शब्द है, संविधान के भाग 3 के फंडामेंटल राइट को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। राधाकांत देव का संबंध किससे, तो धर्मसभा से 1830 में जो है इसका आयोजन हुआ था। यहाँ से नदियों को देख लेते हैं। तो मगध महाजनपद की नदियाँ किस किस से घिरा हुआ है, तो गंगा और सोन से घिरा हुआ। कैसे देख लीजिए, टोटल जो नदियाँ ये गंगा नदी है, और ऊपर से देख लीजिए पहले रामगंगा आती है, उसके बाद गोमती आती है, फिर घघड़ा आता है, फिर गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा, इस तरह से नदियाँ आती है। और इधर नीचे की बात किया जाए तो यहाँ से देखिए यमुना जो है इसमें ऐड होती है, प्रयागराज के समय वहीं पर संगम होता है। तो यमुना की बात की, यमुना की सहायक नदी तो चंबल हो जाएगा, सिंध हो जाएगा, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस, ये सब क्या है, यमुना का सहायक नदी है। वहीं बात किया जाए सोन नदी की तो यहाँ कोसी, इधर से देखिए यहाँ पर अमरकंटक की पहाड़ी, यहाँ से 2 नदियाँ निकलती है, एक सोन नदी निकलती है, यहाँ देखिए उत्तर की तरफ जाती है, और एक पश्चिम की तरफ नर्मदा नदी जाती है। यहाँ से देख लीजिएगा अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो सोन नदी जो है यहीं पे जो है, ये सोन नदी जो गंगा से टच करती है, यही वाला एरिया को मगध महाजनपद भी कहा जाता था। इसकी राजधानी की बात किया जाए तो राजगिरी इसका राजधानी हो जाएगा, पटना या पाटलिपुत्र। पहले राजगिरी था, उसके बाद जो कुछ समय के बाद जो है पाटलिपुत्र बनाया गया था। वहीं बात किया जाए अवध महाजनपद की, तो यहाँ पे देख लीजिएगा अवध महाजनपद कहाँ है, रामगंगा और गोमती नदी के बीच की एरिया को अवध जनपद, इस वाला एरिया को कहा जाता है। उसके बाद बात किया जाए तो लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे हैं। सोन नदी की बात किया जाए, इसके बारे में विशेषता देख लेते हैं। रिहंद, सोन नदी पर एक रिहन नदी है, रिहन नदी जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं, वहाँ पर एक रिहंद बांध भी है। सोन नदी में कोइलवर पुल है, कोइलवर पुल नदी के ऊपर सबसे पुराना पुल की बात किया जाए तो यही कोइलवर पुल हो जाएगा, जो कि बिहार के एरिया में पड़ता है। नेक्स्ट पर देख लेते हैं, भारत में पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था, और 1881 में रिपन ने दशकीय या वैज्ञानिक आधार पर जो जनगणना यानी कंटिन्यू किया था, रिपन ने किया था। लॉर्ड कैनिंग की बात किया जाए 1857 की क्रांति हुई थी, इलाहाबाद से लॉर्ड कैनिंग थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी में 1857 की क्रांति में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। और 1858 की बात किया जाए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात किया जाए तो 1858 में भारत सचिव का जो पद आया था 1858 में आया था, और उसी समय भारत के गवर्नर जनरल, पहले गवर्नर जनरल की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग ने बना था। आप लोग ये सपोर्ट करने के लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों देख लीजिएगा, अगला है लॉर्ड वेलेजली से संबंधित। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जो जनक है लॉर्ड वेलेजली है, और पहला जो है सहायक संधि हैदराबाद के साथ 1798 में किया था। तो ये तो कंटिन्यू की बात किया जाए, अगर सबसे पहले अगर बात किया जाए सहायक संधि तो वो हो जाएगा डुप्ले ने सबसे पहले सहायक संधि की थी। एक प्रश्न ये है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के संबंधित, तो अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था, सिविल सेवा, पुलिस या जनक, ये सब लॉर्ड कॉर्नवालिस का देन है। वहीं बात किया जाए स्वतंत्र भारत में किस राज्य में पहली महिला राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, तो वह उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। सरोजिनी नायडू वहाँ के पहली जो है महिला राज्यपाल बनी थी, 1947 से लेकर 49 के बीच रही थी। 1925 के कानपुर अधिवेशन में पहली बार भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। उसकी कुछ पुस्तक है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में लिखी थी, द वर्ल्ड ऑफ टाइम ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी, और द ब्रेक ब्रिंग नामक पुस्तक सरोजिनी नायडू ने लिखी थी। इसे जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल भी कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। बात किया जाए यूपी के अभी वर्तमान में कौन है गवर्नर, तो महिला गवर्नर की बात है आनंदीबेन पटेल है महिला गवर्नर। मणिपुर की बात की अनसुईया उइके महिला गवर्नर है। भारत की पहली महिला सीएम की बात किया जाए तो सुचेता कृपलानी हो जाएगा, जो कि यूपी की पहली महिला सीएम बनी थी। देख लेते हैं किस संस्था की स्थापना 1882 में किसान के लिए ऋण सुविधा के लिए किया गया था, तो नाबार्ड की हो जाएगा, जो कि 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इसकी फुल फॉर्म की बात किया जाए तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट हो जाएगा। एफसीआई की बात किया जाए तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म होता है, यानी कि भारतीय खाद्य निगम। ये जो है 1964 के एक्ट से बना था एफसीआई, और 1965 में इसकी स्थापना कर दी गई थी। सिडबी की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1990 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय की बात किया जाए तो सिडबी की मुख्यालय लखनऊ है। 2 अप्रैल को इसका स्थापना हुई थी, 2 अप्रैल 1990 को। अगर आईडीबीआई की बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस की बात किया जाए तो मुंबई है। यहाँ से देख लेते हैं
प्रशांत महासागर से रिलेटेड देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर टोटल 46% भाग पे फैला हुआ है। दूसरा बात किया जाए तो अटलांटिक महासागर है जो एस आकार की महासागर है। तीसरा बात किया जाए तो इंडियन ओशियन है, इसका सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। चौथा की बात किया जाए तो अंटार्कटिका है जो सबसे नीचे वाला एरिया है, इसे दक्षिण महासागर भी कहा जाता है। पांचवा की बात किया जाए तो आर्कटिक महासागर है जिसकी सबसे जो है लंबी द्वीप है, सबसे बड़ी द्वीप है ग्रीनलैंड, जिसके पर अभी वर्तमान में डेनमार्क का अधिकार है। प्रशांत महासागर के फैक्ट की बात किया जाए तो सर्वाधिक ज्वालामुखी यहीं पे आते हैं, भूकंप भी यहीं पे आते हैं, सुनामी भी, अग्निवलय भी यहीं पे होता है जिसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर में ही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 1876 में स्थापित इंडियन एसोसिएशन की संस्थापक कौन किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात किया जाए सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक थी रस्त गोप्तात नामक पत्रिका दादा भाई नौरोजी ने चलाई थी। रहनुमाई सभा की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने की था। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की थी दादा भाई नौरोजी ने। काफ़ी कन्फ्यूजन पॉइंट है दोस्तों। एक प्रश्न यह है कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की बात किया जाए तो लंदन में जो हुआ था दादा भाई नौरोजी ने किया था। शिशिर कुमार घोष की बात किया जाए तो इंडियन लीग की स्थापना की थी 1875 में। महादेव गोविंद रनाडे जिसे MGR भी कहा जाता है, इन्होंने 1867 ईस्वी में आत्माराम और महादेव गोविंद रनाडे दोनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। महादेव गोविंद रनाडे की बात किया जाए तो 1870 में पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। यहाँ से देख लेते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की जो कि बंगाल, बिहार और झारखंड इस तीनों स्टेट में अस्थायी बंदोबस्त चलता था। यहाँ पर भारत के अगर मैप की बात किया जाए तो थोड़ा टेढ़ा मेरा है दोस्तों, लेकिन समझने के लिए बेस्ट है। इस वाला एरिया जो है यूपी, बिहार, झारखंड, यहाँ पे देख लिया अस्थायी बंदोबस्त ने, जिसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता था, कॉर्नवालिस के समय में हुआ था, बिहार, बंगाल और झारखंड के समय। इस वाला एरिया देख लिया पंजाब वाला एरिया है, यहाँ पे महलबारी चलती थी, हॉल्ट मैकेंजी ने यहाँ पे शुरू की थी जो पंजाब वाला एरिया था। नीचे में देख लीजिए दोस्तों, ये मद्रास वाला एरिया, चेन्नई मद्रास वाला, यहाँ पर रैयतवारी चलती थी, यहाँ पे जो है किसान प्रमुख होते थे। और रैयतवारी की व्यवस्था की बात किया जाए तो रीड और मुंडो ने 1820 में स्थापित की थी। और ये मद्रास में, महाराष्ट्र, मुंबई के एरिया में ये रैयतवारी चलती थी। इस समय अगर बात किया जाए कि सबसे बेस्ट कौन था तो दोस्तों इसमें देखिए किसानों के हित के लिए बात किया जाए तो किसान ही इसमें जमींदार मेन होता था। तो रैयतवारी बढ़िया माना जाता, लेकिन सबसे अधिक क्षेत्र पे अस्थायी बंदोबस्त चलता था दोस्तों। उसके बाद देख लीजिए द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा। द ग्रेट इंडियन नोवेल नामक पुस्तक किसने लिखा, जिसने अपने व्यंग उपन्यास के लिए महाभारत का एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया था। तो शशि थरूर हो जाएगा जो कि अभी कांग्रेस के MP भी वर्तमान में चुने गए हैं दोस्तों। इसका एक पुस्तक है एन इरा ऑफ डार्कनेस और व्हाई आई एम हिंदू, ये मतलब इसकी पुस्तक का नाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात किया जाए तो इसका पुस्तक की बात हो जाए तो इंडियन डिवाइडेड इसकी पुस्तक है। सुभाष चंद्र बोस की बात किया जाए इंडियन स्ट्रगल इसकी पुस्तक है। यूनेस्को की बात किया जाए तो देख लीजिए यूनेस्को ने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू को मानवता का अमृत संस्कृति विरासत के रूप में मान्यता दी है, जो कहाँ में है, केरल में स्थित है दोस्तों। यानी कि इंटेलिजेंट साइट की बात किया जाए तो टोटल भारत में 15 को इंटेलिजेंट साइट माना गया है। 15वां की बात किया जाए तो गरबा डांस जो है जो गुजरात में पड़ता है। इंटेलिजेंट साइट का मतलब क्या है, जिसे हम मतलब छू नहीं से सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं, डांस की एक फॉर्म है, उसी को कहा जाता है दोस्तों। तो 14वां की बात किया जाए दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, इसको 14वां जो है यूनेस्को के द्वारा मान्यता दिया गया था। 2010 में कालबेलिया राजस्थान की जो है इसका जो मान्यता दिया गया था। गुलाब सुपारो इसके प्रमुख जो है डांस की बात किया जाए तो इसके प्रमुख डांसर है। वहीं बात किया जाए संकीर्तन भी देखिए अमृत क्या इंटेलिजेंट साइड में आता है, और जो मणिपुर के अंदर है कुंभ मेला भी आता है, रमन जो कि उत्तराखंड के अंतर्गत आता है, ये चीज़ देख लीजिएगा दोस्तों। हमने आपको एपिसोड ये 5वां हमने करवा दिया कंप्लीट। तो आप लोग कैसा रिव्यू है जरूर कमेंट में बताइएगा। और टेलीग्राम पर अगर इसका PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन से ही जाके ज्वाइन कीजिएगा। PDF इसको आपको टोटल जो है 1 से लेकर 5 तक का PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।